एक ऐसा हत्यारा जिसने सिर्फ मजे के लिए लोगों को मारा, हत्या के बाद छोड़ता था एक खास निशान। मर्डर मिस्ट्री। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इतिहास की ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आज तक एक रहस्य है। हत्यारे ने पुलिस और मीडिया को बता कर लोगों की हत्याएं की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस हत्यारे को नहीं पकड़ पाए। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो कानून के शिकंजे में नहीं फंसे, और आज भी वह एक रहस्य ही है। आज हम आपको ऐसे ही एक कातिल के बारे में बता रहे हैं जिसने 30 से ज्यादा लोगों को मारा, और इतना ही नहीं, वह खुद पुलिस को पत्र लिखकर हत्याओं के बारे में जानकारी देता था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई और वह हमेशा से ही एक रहस्य बनकर रह गया। कैसे हुई हत्या की शुरुआत? दरअसल यह मामला अमेरिका की उत्तरी कैलिफोर्निया का है, जहां 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक की शुरुआत में एक सीरियल किलर की दहशत में लोगों में खौफ पैदा कर रखा था। हत्याओं का सिलसिला की शुरुआत 1968 को, जब हत्यारे ने कैलिफोर्निया में लेक हरमन रोड पर रात के 11 बजे करीब 17 साल के डेविड फराडे और 16 साल के बेटी लो जॉनसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन अब तक हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी। 4 जुलाई 1969 को जब जगह डेविड फराडे और बेटी लो जॉनसन की हत्या हुई थी, उससे कुछ दूरी पर डेरलैन फेरन नामक युवती और माइकल मजाउ नामक युवक को उसी हत्यारे ने गोली मार दी थी। इस घटना में डेरलैन फेरन की तो मौत हो गई थी और माइकल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया। पुलिस को खुद हत्यारे ने फोन कर दिया था चैलेंज। माइकल ने पुलिस को बताया कि हत्यारा 26 से 30 साल का गोरा व्यक्ति है। पुलिस हत्यारे की इन गुत्थियों को सुलझाने में लगी हुई थी कि उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि वही हत्यारा है और पूर्व की 2 हत्याएं भी उसने ही की हैं। और हत्यारा यही नहीं रुका, उसने मीडिया को भी दिया था चैलेंज। पुलिस को चैलेंज करने के साथ ही हत्यारे ने उस वक्त के बड़े अखबारों के एडिटर्स को भी पत्र लिखकर हत्या करने की बात स्वीकारी। इन पत्रों में हत्यारे ने कुछ खास निशान बनाकर भेजी, जिसकी वजह से इस हत्यारे को जोडियक हत्यारा कहा जाने लगा। हैरानी की बात तो ये थी कि हत्यारे ने अखबार वालों को कहा कि वह उसके पत्रों में लिखे निशानों को अपने अखबारों में छापे। अगर उसकी मांग नहीं मानी तो वह और लोगों की हत्या करेगा, जिसके बाद उसके कोड निशान पेपर में छापे जाने लगे। क्या हत्यारा मजे के लिए हत्याएं करता था? 8 अगस्त 1969 को हत्यारे ने कोड की भाषा को रिकॉर्ड करने में सफलता मिली। रिकॉर्ड करने पर जो मैसेज सामने आया उसके अनुसार उसे हत्याएं करने में मजा आता था। हत्यारे ने लिखा था कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है, यही वजह है कि इंसान की हत्या करने पर उसे बहुत ही खुशी और संतुष्टि मिलती है। हालांकि इस मैसेज में हत्यारे ने अपनी पहचान नहीं बताई थी, जिसके चलते हत्यारा अभी भी पुलिस के लिए एक रहस्य ही बना हुआ था। इस बीच 27 सितंबर 1969 को एक बार फिर से कैलिफोर्निया में एक 22 साल की युवती सिसिलिया शेपर्ड और 20 साल का युवक रायल हार्टनेल को हत्यारे ने अपना शिकार बनाया, जिसमें सिसिलिया की मौत हो गई और रायन चाकू के 6 बार खाकर भी बच गया था। हत्यारे का सिलसिला अभी थमा नहीं था और कुछ दिन बाद भी एक कैब ड्राइवर की हत्या हो गई थी। इस दौरान हत्यारे ने अखबारों के एडिटर को पत्र लिखकर हत्याओं की जानकारी देता रहा और यह सिलसिला साल 1974 तक चलता रहा। हत्यारे ने अपने पत्रों में दावा किया कि उसने 5 नहीं बल्कि 37 हत्याएं की हैं। हत्यारे ने खत में अपना नाम भी कोड में लिखा था। इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स इस हत्यारे को पकड़ने के लिए लगाई, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। इन 3 पर घूमी शक की सुई। इतनी हत्याओं और सालों के जांच के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। साल 2002 में पुलिस ने हत्यारे द्वारा भेजे गए खतों से उसका DNA सैंपल निकालने में सफलता हासिल की। द जोडियक किलर होने की सुई 3 लोगों की तरफ घूमी, जिनमें से एक अर्ल वैन वेस्ट जूनियर का होलिया हत्यारे से काफी मिलता जुलता था। खास बात तो ये थी कि अर्ल वैन वेस्ट ने बेटे गैरी स्टीवर्ट ने भी यह दावा किया था कि उसके पिता ने ही हत्याएं की हैं और वही सीरियल किलर है। हत्याओं ने जो कोड भेजा था, अर्ल का नाम भी इस कोड से मेल खाता था। गैरी ने इसे
लेकर किताब भी लिखी थी। हालांकि अर्ल का डीएनए पत्र पर पाए गए डीएनए से मेल नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा शक है आर्थर ले एना। दरअसल जिन अखबारों को हत्यारे ने खत भेजे थे उनमें से सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल भी था। उसी अखबार ने कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने अपने स्तर पर इस केस को कवर किया था और उन्होंने दावा किया था कि आर्थर ले एलन ही हुकार सीरियल किलर था। रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने एक किताब लिखी थी जिस पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि हुलिया मिलने के बावजूद हत्यारे के डीएनए से एलन का डीएनए मैच नहीं कर पाया। हत्यारे ने 1971 से 1974 के बीच कोई खत नहीं लिखा। जांच में पता चला कि इस दौरान एलन भी बच्चों के शोषण के मामले में जेल में बंद था। साल 1992 में एलन की हार्ट अटैक से मौत हुई। पत्र पर मिले डीएनए से एलन का डीएनए मैच नहीं हुआ था। साथ ही उसकी हैंडराइटिंग भी हत्यारे से मेल नहीं खाती थी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हार्वी हाइंस ने दावा किया था कि लॉरेंस कैन वह सीरियल किलर हो सकता है। लॉरेंस कैन उसी इलाके में रहता था जहां हत्याएं हुई थी। साथ ही 22 मार्च 1970 की रात एक महिला हत्यारे के चुंगल से बचकर भागने में सफल रही थी। जब उसे लॉरेंस की तस्वीर दिखाई गई थी तो तब उसने लॉरेंस को ही पहचाना था। हैरानी की बात तो यह थी कि लॉरेंस का डीएनए पत्र पर मिले डीएनए से मैच नहीं हुआ था। इस तरह यह हत्या की गुत्थी आज भी एक रहस्य और अनसुलझी है। ये मर्डर मिस्ट्री क्या है और किसने हत्या की थी ये अभी तक कुछ नहीं पता चला और ये एक रहस्यमय घटना ही बनी रही है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आपको रहस्यमय घटनाएं देखनी है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।